इमेजिन करो आप फ्रेंड्स गिर गए हो और बोन फ्रैक्चर हो गई है। और अब हमारी बॉडी के अंदर कौन से मैजिक स्टेप्स होते हैं जो बोन को वापस जोड़ देते हैं। सो हैव एवर यू थिंक, सो लेट्स एक्सप्लोर द अमेजिंग प्रोसेस ऑफ बोन हीलिंग। बोन हीलिंग फोर स्टेजेस में होती है। फर्स्ट इज हेमाटोमा फॉर्मेशन, सेकंड इज द फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन मींस सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, and then is the bony callus formation that we also know as osteoblastic proliferation. There is hard callus is formed, and last one that is the bone remodeling. तो फर्स्ट स्टेज है हेमाटोमा फॉर्मेशन, दैट इज द इन्फ्लामेटरी फेज। तो इस फेज में क्या होता है, इट मोस्टली टेक अप्रोक्सीमेटली इमिडिएटली जैसे हमारा फ्रैक्चर हुआ तभी स्टार्ट हो जाती है और 1 वीक तक ये फेज रहती है। तो फ्रैक्चर के बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो टूट जाती हैं, ब्लड कलेक्ट होकर हेमाटोमा बनाता है, दैट इज क्लोट। तो जहाँ पे भी हमारा फ्रैक्चर हुआ था उस एरिया में हमें उस टाइम स्वेलिंग, पेन और इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो डेड टिश्यू होता है उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड प्लेटलेट्स होती है वो इकट्ठे होके एग्रीगेट होके वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। और उस एरिया में वहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वहाँ का जो टिश्यू है वो नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट फेज है दैट इज द सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, फाइब्रोकार्टिलोजिनस कैलस फॉर्मेशन। और ये फेज होती है हमारी 1 to 3 वीक्स तक रहती है। इसके अंदर क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती है एंड कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। सो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स है उनका काम क्या होता है, ये कार्टिलेज बनाती है। और जो हमारी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है वो क्या करती है, कोलेजन बनाती है। तो इसके अंदर तो कोलेजन एंड कार्टिलेज बनना दोबारा स्टार्ट हो जाता है, तो जिससे एक सॉफ्ट टिश्यू ब्रिज बनता है। सो दैट्स वाई इसको सॉफ्ट कैलस। तो बट इस टाइम भी बोन हमारी वीक होती है, तो इस टाइम हमें मूवमेंट अवॉइड करनी होती है। तो थर्ड फेज होती है हमारी बोने कैलस फॉर्मेशन यानी हार्ड कैलस फॉर्मेशन। तो इसमें जो होता है इसको हम ऑस्टियोब्लास्टिक प्रोलिफिकेशन फेज भी बोलते हैं। तो ये फेज है वो 3 to 8 वीक्स तक रहती है। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट है वो एक्टिव हो जाते हैं और जो सॉफ्ट कैलस हमारा पहले फॉर्मेशन हुआ है वो अब हार्ड बोन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिससे हमारी बोन है वो स्ट्रोंगर होने लगती है। और इस टाइम जब हम एक्सरे करवाते हैं तो उस टाइम हमें एक्सरे में भी हीलिंग है वो विजुअलाइज होती है। और इस टाइम अब हमारी जो बोन है वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है। देन लास्ट फेज होती है बोन रिमॉडलिंग फेज। इस फेज में क्या होता है, ये फेज मोस्टली मंथ्स से लेके ईयर्स भी लग सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो बोन्स है उसका शेप है वो मॉडलिंग, रीमॉडलिंग मीन्स उसका शेप है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, वापस जो बोन है वो अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो इसके अंदर जो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं वो एक्स्ट्रा बोन रिमूव करना स्टार्ट कर देती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं वो नॉर्मल बोन है उसको शेप रिस्टोर करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड बोन रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप एंड स्ट्रेंथ। Now we are going to talk about factors affecting the bone healing. So factors जब bone healing fast या slow होना सिर्फ fracture पे depend नहीं करता. So some bony conditions और care very important है. So now we are going to talk about factor that promote the healing means जो increase करते हैं healing को. First is the good nutrition. So it includes high protein diet, जो प्रोटीन होता है वो टिश्यू को रिपेयर करता है। कैल्शियम, कैल्शियम इट स्ट्रेंथ द बोन स्ट्रेंथन, एंड विटामिन डी बिकॉज विटामिन डी हमारा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो बोन हीलिंग है वो डिले हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रॉपर इमोबिलाइजेशन ऑफ द पार्ट। सो हम इस टाइम कास्ट या स्प्लिंट है वो बोन को स्टेबल रखता है। सो मूवमेंट प्रिवेंट करता है, तो इसलिए प्रॉपर पोजीशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सेसिव मूवमेंट करेंगे सो इट कैन लीड टू फर्दर इंजरी। नेक्स्ट वन है गुड ब्लड सप्लाई। सो ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट फ्रैक्चर साइट तक पहुंचने हैं। तो मेनली हमारा ऑक्सीजन या फिर हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो हमारे फ्रैक्चर साइट तक पहुंचने चाहिए, तभी हमारी जो सेल्स है वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई में ऑक्सीजन जा पाएगी। तो जो सेल्स होते हैं ओस्टियोब्लास्ट वो एक्टिव होते हैं। अगर वहां पे हमारा फ्रैक्चर हुआ पूरा ब्लड सप्लाई है तो इट कैन लीड टू डिले हीलिंग प्रोसेस। Next one is the age. So young patient basically heals faster because in the children there is rapid cell division and faster regeneration होता है as compared to elderly patient. So जिनकी जितनी एज जितना कम होएगा उतनी ही जो healing है वो fast होएगी. Next we are going to talk about factors that delay the healing. Very important. First is smoking. So always instruct the patient to avoid smoking when they were having fracture.
स्मोकिंग से क्या होता है, जो निकोटिन होता है वो क्या करता है, हमारी ब्लड सप्लाई उसको, ब्लड फ्लो को डिक्रीज कर देता है। तो ऑक्सीजन सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है, जिससे क्या होएगा, फर्दर जो बोन की हीलिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमारे ब्लड के थ्रू ही जा रहे हैं। सो अल्टीमेटली इट कैन डिले द बोन हीलिंग। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। बिकॉज बैक्टीरिया क्या करेंगे, हमारा जो टिश्यू डैमेज है उसको टिश्यू को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या जो हीलिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं डिजीज, आगे हम रीड करेंगे, दैट इज ओस्टियोमिलाइटिस। Next one is poor blood supply, as especially in the long bones or severe trauma. So no oxygen will go and cells become die, and that interrupt with the decrease healing low. नेक्स्ट वन इज डायबिटिक mellitus, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डायबिटिक mellitus में देर इज पुअर ब्लड सर्कुलेशन, सो माइक्रोवास्कुलर जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, तो जिससे जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाता है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, इट अफेक्ट्स द हीलिंग प्रोसेस एंड इट कैन लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बिकॉज हाइपरग्लाइसीमिया होता है, अगर हाइपरग्लाइसीमिया क्या होगा, वुंड हीलिंग को इम्पेयर कर देगा। नेक्स्ट वन इज द ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में क्या होता है, जो ओस्टियोब्लास्ट है उनकी एक्टिविटी क्या डिक्रीज हो जाती है, तो जिससे हमारा जो बोन डेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। सो इट अल्टीमेटली लीड टू हीलिंग, डिक्रीज द हीलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन is medication such as steroid like hydrocortisone, betamethasone and NSAIDs. Long term अगर patient non-steroid anti-inflammatory drugs such as aspirin यूज करता है, तो इससे क्या नेप्रोक्सन सजेस्ट, तो उससे क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है, तो हमारा इन्फ्लामेशन है उसको, इम्यून सिस्टम को स्प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से आगे जो हीलिंग है वो भी डिले हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द सिवियरिटी ऑफ फ्रैक्चर, मतलब फ्रैक्चर की सिवियरिटी कितनी है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर होते हैं, ओपन फ्रैक्चर, क्लोर फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, जिसमें जो बोन है वो मल्टीपल पीसेस में टूट जाती है। तो अगर बहुत ज्यादा फ्रैक्चर की सिवियरिटी है, सो अगर मोर डैमेज है, इट विल टेक मोर टाइम्स फॉर हीलिंग। तो नेक्स्ट यदि कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू पुअर हीलिंग, मींस अगर फैक्टर्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो हमें बाद में बोन है वो अच्छे से जुड़ नहीं पाती, तो इसके अगर थ्री टाइप्स हैं। डिलेड यूनियन मींस स्लो हीलिंग, नॉन यूनियन है मींस देयर इज नो हीलिंग, एंड माल यूनियन मतलब रॉन्ग अलाइनमेंट। सो फॉर एग्जाम पर्पज यू शुड नो एंड कि बोन हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड सप्लाई वहाँ होनी चाहिए, एंड फ्रैक्चर पार्ट को मोबिलाइज नहीं करना है, सो स्ट्रिक्टली इमोबिलाइज द पार्ट, देन डू नॉट स्मोक। थर्ड, वी हैव टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन, एंड इफ द पेशेंट इज डायबिटीज, सो देर इज स्लो हीलिंग ऑफ द फ्रैक्चर। सो फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होएगा। So study smart, stay focused, and crack your exam with Manpit Aaron Talks in a first attempt. Thank you for watching it. And don't forget to subscribe my channel for more updates and for more videos, and kindly share it with your nursing friends.